नमस्कार विद्यार्थियों। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं वाक्य की अशुद्धियों के बारे में। बच्चों, जब हमें व्याकरण की सही जानकारी नहीं होती तब हम वाक्य में अशुद्धियां करते हैं। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जब कभी भी हमें व्याकरण के नियमों की सही जानकारी न हो तो ऐसे में हम वाक्य में अशुद्धियां कर बैठते हैं। तो अभी एक वाक्य देखिए, मैंने लिखी है यह कविता। यह अशुद्ध वाक्य है क्योंकि इसमें पद क्रम ठीक नहीं है। इसका शुद्ध रूप है मैंने यह कविता लिखी है। शुद्ध वाक्य बोलने और लिखने के लिए वाक्य में पद क्रम और अन्विति का विशेष महत्व है। तो बच्चों, आइए हम पहले समझते हैं कि पदक्रम का अर्थ क्या है। पदक्रम का अर्थ यह है कि वाक्य के मूल भाव या अभिप्राय को स्पष्ट करने के लिए वाक्य में प्रत्येक पद यानी शब्द को यथोचित स्थान पर रखना चाहिए, अन्यथा इच्छित अर्थ नहीं प्राप्त होगा। बहुत जरूरी है कि हम शब्द को, जो पद हैं, उसको सही स्थान पर रखें, तभी हमें वाक्य का सही अर्थ मिलेगा, वरना हमें वाक्य के सही अर्थ से हम वंचित रह जाएंगे और जो हम पढ़ेंगे वो गलत पढ़ेंगे। जैसे राम ने रावण को मारा। अब अगर इसका हम शब्दों का फेरबदल कर दें, रावण ने राम को मारा, तो इसका पूरा अर्थ ही बदल जाता है। ऊपर के वाक्यों में राम और रावण के पदक्रम में परिवर्तन करने से अर्थ का अनर्थ हो गया। इसी प्रकार निपात का उचित प्रयोग न करने से हमारा इच्छित अर्थ प्राप्त नहीं होगा। एक उदाहरण हम देख लेते हैं, जैसे मुन्ना दूध ही पिएगा। दूसरा है मुन्ना ही दूध पिएगा। पहले वाक्य में दूध के बाद ही निपात आने से दूध पर बल पड़ रहा है, यानी मुन्ना दूध के अतिरिक्त कुछ और नहीं पिएगा। दूसरे वाक्य में मुन्ना शब्द के बाद ही आने से मुन्ना शब्द पर बल पड़ रहा है, अर्थात केवल मुन्ना दूध पिएगा, कोई और नहीं। इस प्रकार न का प्रयोग भी स्थान भेद के अर्थ भेद उत्पन्न कर देता है। देखा बच्चों कि किस तरह से आपने न कहाँ लगाया, कैसे लगाया, तो आपका अर्थ बदल गया। अब जैसे और एक दो उदाहरण देखिए, न ऐसे न बोलो। दूसरा है आप कल आएंगे ना। तीसरा है अब खा लो ना। हर जगह न है, लेकिन वो जब हम वाक्य बोलते हैं तो उसका अर्थ अलग हो जा रहा है। अन्विति का अर्थ वाक्य में कर्ता के साथ उसके लिंग, वचन, कारक के अनुसार क्रिया का प्रयोग अथवा कर्म के अनुसार क्रिया का प्रयोग तथा विशेषण का उचित प्रयोग आदि है। प्यारे बच्चों, अब आप वाक्य में होने वाली प्रमुख अशुद्धियों और उनके शुद्ध रूप को देखिए। बच्चों, ये जो अशुद्धियां होती हैं, ये इसके कई कारण हैं। कभी ये संज्ञा और सर्वनाम संबंधी अशुद्धियां हैं, तो कभी लिंग वचन के कारण भी हैं, तो कभी कारक के कारण हैं, तो कभी क्रिया के कारण हैं। आज हम उन सभी के एक एक करके सभी का उदाहरण स्वरूप हम देख लेंगे कि किस तरह से उसमें अशुद्ध वाक्य हैं और उसको शुद्ध करके भी मैंने बताने का प्रयास किया है। तो पहला है अशुद्ध वाक्य में पढ़ रही हूँ, जिसमें संज्ञा और सर्वनाम संबंधी अशुद्धियां किस तरह से हुई हैं। पहला देखिए, सज्जन लोगों के उपदेश अच्छे होते हैं। अब इसका शुद्ध वाक्य कैसे है? सज्जनों के उपदेश अच्छे होते हैं। दूसरा वाक्य देखिए, दुर्जन लोगों से बचकर रहना चाहिए। अब इसका शुद्ध वाक्य कैसे हुआ है? दुर्जनों से बचकर रहना चाहिए। तीसरा देखिए, मैंने गांव जाना है। सही कैसे लिखा जाता है इसको? सही वाक्य क्या है? मुझे गांव जाना है। तो बच्चों, ये जो उदाहरण है, ये संज्ञा और सर्वनाम संबंधी अशुद्धियों के ही उदाहरण हैं। अब हम देखेंगे लिंग तथा वचन संबंधी अशुद्धियां। पहले मैं अशुद्ध वाक्य पढ़ रही हूं। दीपाली ने भाषण दी। इसका शुद्ध वाक्य कैसे होगा? दीपाली ने भाषण दिया। इसके बाद है उसी के नीचे, मेरा 50 रुपया लौटा दो। लेकिन इसको शुद्ध वाक्य में कैसे लिखेंगे? मेरे 50 रुपए लौटा दो। तीसरा देखिए, तुम्हारा पुस्तक कहाँ है? इसको शुद्ध वाक्य में कैसे लिखते हैं? तुम्हारी पुस्तक कहाँ है।
तो देखा बच्चों, ये लिंग तथा वचन संबंधी अशुद्धियों के उदाहरण हैं। अब हम देखेंगे कारक संबंधी अशुद्धियां। पहला वाक्य है, मेरी आशा है कि संहिता प्रथम आएगी। शुद्ध वाक्य कैसे होगा इसका? मुझे आशा है कि संहिता प्रथम आएगी। दूसरा, माँ तुम्हारे से परेशान है। शुद्ध वाक्य कैसे है इसका? माँ तुमसे परेशान है। तीसरा वाक्य देखिए, हमने गृह कार्य करना है। इसका शुद्ध वाक्य कैसा है? हमें गृह कार्य करना है। आइए अब देखते हैं क्रिया संबंधी अशुद्धियों के बारे में। तुमने लड़ाई क्यों करी? इसका शुद्ध वाक्य कैसे होगा? तुमने लड़ाई क्यों की। दूसरा वाक्य देखिए, जब भी आप आओ मुझसे अवश्य मिलो। इसका शुद्ध वाक्य कैसे है? आप जब भी आए मुझसे अवश्य मिले। तीसरा देखिए, कृपया आप इस पर अपना हस्ताक्षर करिए। इसका शुद्ध वाक्य है, कृपया आप इस पर अपने हस्ताक्षर कर दीजिए। अब हम देखेंगे क्रिया विशेषण संबंधी अशुद्धियों को। विद्यालय के दाएं बड़ा सा मैदान है। इसका शुद्ध वाक्य कैसे हुआ? विद्यालय की दाईं ओर बड़ा सा मैदान है। दूसरा, भिखारी को थोड़ा चावल दे दो। इसका शुद्ध वाक्य देखो, भिखारी को थोड़े चावल दे दो। अब हम चर्चा करते हैं पदक्रम संबंधी अशुद्धियां। पहला है, मुझे एक फूलों की माला चाहिए। इसका शुद्ध वाक्य है, मुझे फूलों की एक माला चाहिए। दूसरा देखिए, मुझे गर्म गाय का दूध अच्छा लगता है। इसका शुद्ध वाक्य में कैसे लिखेंगे? मुझे गाय का गर्म दूध अच्छा लगता है। तीसरा वाक्य देखें, बच्चे को काट कर फल खिलाओ। इसका शुद्ध वाक्य कैसे होना चाहिए? फल काट कर बच्चे को खिलाओ। अब हम देखते हैं पुनरुक्ति संबंधी अशुद्धियां। पुनरुक्ति का अर्थ है बच्चों, एक ही वाक्य में दो बार कोई शब्द आ जाए। अभी आपको मैं उदाहरण दूंगी तो आप समझ जाएंगे। जैसे, कृपया मुझे 2 दिन का अवकाश देने की कृपा करें। अब इस वाक्य में कृपया पहले भी आया है और बाद में आया है, इसलिए पुनरुक्ति का ही उदाहरण है। तो अब इसको कैसे हम लिख सकते हैं? कृपया मुझे 2 दिन का अवकाश दें। या तो हम शुरू में ही लिख दें कृपया, तब हो गया। अथवा मुझे 2 दिन का अवकाश देने की कृपा करें। ये दोनों तरह से इस वाक्य को लिखा जाता है। दूसरा वाक्य देखें, दिल्ली में देखने योग्य कई दर्शनीय स्थल हैं। अब देखने योग्य मतलब दर्शनीय, दोनों ही चीजें एक ही हैं बच्चों। इसलिए देखिए इसका शुद्ध वाक्य कैसे है? दिल्ली में देखने योग्य कई स्थल हैं अथवा दिल्ली में कई दर्शनीय स्थल हैं। ये दोनों प्रकार से ऐसे हम लिख सकते हैं। तीसरा देखिए, जज ने हत्यारे को मृत्युदंड की सजा दी। अब इसको कैसे लिख सकते हैं हम? जज ने हत्यारे को मृत्युदंड दिया अथवा जज ने हत्यारे को मौत की सजा दी। बच्चों, अब हम कुछ अन्य प्रकार की अशुद्धियों पर भी चर्चा कर लेंगे इसमें। पहला वाक्य देखिए, डाकू को देखते ही उनका लहू सूख गया। इसको शुद्ध वाक्य कैसे है? डाकू को देखकर उनका खून सूख गया। दूसरा देखिए वाक्य, यह पद्यांश कामायनी से लिया है। इसको शुद्ध रूप में कैसे लिखते हैं? यह पद्यांश कामायनी से लिया गया है। तीसरा वाक्य देखिए, वह फूट फूट कर विलाप करने लगा। अब इस वाक्य में फूट फूट कर का अर्थ भी है रोना और विलाप करने का भी अर्थ है रोना। तो इसका शुद्ध वाक्य कैसे हुआ? वह फूट फूट कर रोने लगा। बच्चों, आपको एक बात बताऊंगी, आपने अभी बहुत सारे प्रकार देखे अशुद्ध वाक्य के, फिर उसको शुद्ध वाक्य के। आप एक ही काम कर सकते हो इन सारी अशुद्धियों को दूर करने के लिए कि आप अधिक से अधिक वाचन करें। किसी भी पुस्तक का जो आपके पसंद की हो, या अपना एक अभ्यास बना लीजिए।
तो जितना ज़्यादा आप सही पढ़ेंगे, अपने आप ही आप उतना उतना ही सही लिखने का भी आपका अभ्यास हो जाएगा। अपने आप ही व्याकरण की अशुद्धियाँ जो हैं अपने आप दूर हो जाती है। जब हम या तो व्याकरण के नियमों की भी जानकारी हो तब भी दूर हो जाएंगी, या आप अधिक से अधिक वाचन का अगर अभ्यास कर लें और रोज घंटे 2 घंटे पढ़ें, तो अपने आप ही आप कोई वाक्य पढ़ेंगे तो अपने आपको खुद ही समझ में आ जाएगा, अरे हाँ ये वाक्य ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए। तो ये सबसे अच्छा तरीका है अपनी व्याकरण की या अशुद्ध वाक्य रचना को शुद्ध रूप में लिखने का, समझने का। तो आप इसका अभ्यास करिए, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। प्यारे बच्चों, आप इस वीडियो को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद बच्चों।